नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ मैं इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 192 एवं 193। भगवान जिस तरह से खुशियाँ छीनते हैं, उसी तरह से किसी न किसी रूप में वो वापस भी कर देते हैं। वही सक्सेना परिवार के साथ हो रहा था। शरद की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन ये नन्हा शरद सबके हंसी का कारण बन गया था। कभी ना हंसने वाला नीरज भी उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। उस छोटे से बच्चे में अपने शरद को खोजे जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ये सब तो मोह माया है। बच्चे के प्राण का सीजन होते ही उसमें आ जाते हैं। तभी तो मशीन के थ्रू हमें धड़कन सुनाई देती है। तो भला ये छोटा सा बच्चा शरद कैसे हो सकता है? लेकिन कहते हैं ना, मानव शरीर और उसकी मोह माया, तो किसी भी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। शायद भगवान ने भी इस परिवार पर बहुत कहर ढा दिया था। अब एक नन्हा सा फरिश्ता भेजकर सबका मन बहलाने की कोशिश किया था, और सब इस खुशी में रंग गए थे। नाम पहले से सबने शरद तय कर दिया था, और अब जब शरद का प्रतिरूप आ गया था, तब सब उसे शरद ही बुलाने लगा था और शरद ही मानने लगे थे। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। अरे अरे, उठो मत, लेटी रहो। आराधना जी उसे लेटने के लिए कहती है। नन्हे शरद को अपने गोद में उसके गोद में रख देती है। ईशानी अपने हाथ में पकड़े हुए अपने प्यार के निशानी को देख रही थी, जो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें छलक पड़ती हैं और अपने कलेजे को टुकड़े को सीने से लगा लेती है। हाँ, शरद नहीं, लेकिन उसका अंश तो है उसके पास। बस बेटा, मत रो। इस हालत में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। लाओ दो इसे, तुम आराम करो। वो प्यास लगी थी। हाँ हाँ, रुको, मैं गर्म पानी देती हूँ। जी। आराधना जी उसके मुंह में पानी पिलाती है। नन्हा शरद अब नीरज के गोद में था और सब उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नवजात शिशु कहाँ लोगों की बात समझ पाता था। ईशानी भरी हुई आंखों से सबको देख रही थी। ईशानी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार बेबी हो गया ना था, तो तुम फ्री हो जाओगे। बड़ी माँ मम्मी सब संभाल लेंगे। तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि तुम माँ बनी हो। शरद के समझाए हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, इतना अनमोल रतन को दुनिया में आने से रोक रही थी। क्या हुआ ईशानी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। भाभी कहाँ है? धानी को वहां पर न देखकर ईशानी सवाल कर दी है। अरे अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई? मैं देखती हूँ बाहर। हेलो। अतुल की आवाज़ सुनकर ईशानी फ़ोन की तरफ देखती है। हाँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा था? सॉरी भाई, फ़ोन कमरे में ही था और मैं फील्ड वर्क के लिए निकल गया था। सब ठीक तो है? इतने सारे मिस कॉल हैं आपके। हाँ हाँ, सब ठीक है, गुड न्यूज़ है, तू पापा बन गया है। क्या? आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? सुबह से यही बताने के तुझे फ़ोन कर रहा हूँ। ओह सॉरी, लेकिन मम्मा ने कहा था अगले हफ्ते तक का टाइम है। अतुल, इसमें समय से सब कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैंने छुट्टी के लिए तो अगले हफ्ते एप्लीकेशन डाला था। मैं कल का अभी एप्लीकेशन सेंड करता हूँ। कोई बात नहीं, देख शरद को। नीरज फ़ोन घुमा देता है। अतुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। भाई फ़ोन अपनी तरफ कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं उसे अपनी आंखों से के सामने देखना चाहता हूँ। उसे गोद में उठाते हुए महसूस करना चाहता हूँ। हाँ तो आकर महसूस कर लेना ना, अभी तो देख ले।
नहीं, मैं आकर ही देखूंगा। चलिए मैं रखता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्री से बात करनी होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अतुल बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। खुशी संभले नहीं संभल रही थी। जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है सीनियर से बात करने के लिए। नन्हा शरद का नींद पूरा हो चुका था। अब उठते हुए वो रोने लग जाता है। क्या हुआ? अब तो मेरे पास से फिर क्यों रो रहा है? नीरज, उसे भूख लगी होगी। लाइए दीजिए, अब इसे फिट करा देते हैं। आप लोग बाहर जाइए। बेटा अपना ख्याल रखना, टेंशन मत लेना। अरविंद जी सानी के सर पर हाथ फेरते हुए बाहर चले जाते हैं। ये धानी कहीं भी नहीं दिख रही है, कहाँ गई? अभी तो बाहर निकली थी, अभी कहाँ गायब हो गई? आराधना जी उसे खोज खोज कर परेशान थी। मैं फ़ोन करता हूँ उसे। हेलो, कहाँ हो तुम? वो हम घर जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो ऐसे अचानक गायब क्यों हो गई? मिलकर और बताकर जाती। वो हम बाहर आए थे तो बाहर से ही निकल गए। ठीक हो? हाँ, हमें क्या होगा? ठीक है, ज़्यादा तामझाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा खाना बना कर ले आना। जी। नीरज फ़ोन रख देता है। धानी के फ़ोन रखते ही रो पड़ती है। कितना चाह रही थी उस शीला जी के बातों में ना सोचे, लेकिन बार बार उसके दिमाग में बांस शब्द ही गूंज रहे थे। क्यों क्यों उसके साथ ही हमेशा ऐसा होता है? अगर किसी चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी वो था बच्चा। गांव में भी दूसरों के बच्चे को कंधे पर लादे हुए घूमती रहती थी। बच्चे उसे बहुत पसंद थे। बच्चा उसे सबसे ज़्यादा खुशी देती थी। यहाँ तक उसे बच्चों का डायपर बदलने में भी घिन नहीं आती थी। उसके पास लोग बच्चे पूरे पूरे दिन छोड़कर चले जाते थे और वो खिलाने पिलाने संभालने में सब कुछ करते थे। बच्चे भी उसके करीब आते खुश हो जाते थे। जहाँ ममता मिलती थी बच्चों को आनंद आता था। शादी के बाद भी सागर के घर में भी लोगों को बच्चे संभालने के लिए दे जाते थे। एक बार उसके पास एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ये सिलसिला छूट गया। सबने उसे अब सगनू करार कर दे दिया था। विधवा है, बच्चों के रखी तो बच्चा का तबीयत खराब हो गया। अंधविश्वास का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसे बहुत तकलीफ हुई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसका बच्चा होता तो कोई उसे छीन कर नहीं लेकर जाता। होते होंगे लड़कियों की बड़ी बड़ी ख्वाहिश, अपना करियर, अपना सपना, अपना पति, अपना परिवार, धन दौलत। लेकिन धानी का एक ही सपना था, माँ बनना, अपना बच्चा होना। इसलिए हमेशा नीरज से कहती रहती थी कि बच्चे कैसे होते हैं। उसे नहीं पता था, लेकिन उसे बच्चा चाहिए था। उसे भी अपना एक बच्चा चाहिए था। हे ठाकुर जी, इतना भी बड़ा कौन सा पाप हमने कर दिया है जो आप हर सुख से हमें वंचित करना चाहते हैं? हम इस सानी जी से नहीं जल रहे हैं, लेकिन क्या हमारा माँ बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा ममता लुटाने का अधिकार नहीं है? हम जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं, लेकिन ये क्या कोई हमें माँ कहकर नहीं पुकारेगा? हमें बांझ बनाकर आपने अच्छा नहीं किया है, समझे आप? बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तो शीला जी की बातें सुनकर धानी के मन में ही भावना भर गई थी। रात को सबका खाना लेकर पहुंच जाती है। नन्हा शरद अभी भी नीरज की गोद में ही था। या तो वो दूध पीता था, नहीं तो नीरज के गोद में आराम से सोता था। फिर से जगा था तो सब उसे ईशानी के पास रखकर बाहर चले गए थे। कोई घर जाने की तैयार ही नहीं था, इसलिए एक और रूम बुक कर लिया गया था। भाभी आप कहाँ जा रही है? यहाँ पर बैठिए ना। नहीं ईशानी जी, आप दूध पिलाइए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? ईशानी को इस तरह से धानी का भागना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रही है?
तो फिर आप इसे गोद में क्यों नहीं ले रही हैं? मैं देख रही हूँ आप दूर-दूर रह रही हैं। नहीं, ईशानी जैसी कोई बात नहीं है। वो अभी बहुत छोटा है ना तो हमें आपको नहीं बहाना बनाना आता है तो आप बहाना क्यों बना रही हैं? कितने से कितने छोटे बच्चों को आप सँभाल लेती हैं। मैं देखती नहीं थी क्या? वो आदत छूट गया है ना, तो फिर से बना लीजिए आदत। लीजिए, इसे गोद में। ये अपनी बड़ी माँ के पास जाने के लिए मचल रहा है। ईशानी नन्हे शरद को दूध पिलाकर धानी को दे देती है। नन्हा शरद अपना अंगूठा चूसते हुए धानी को टुकुर-टुकुर देख रहा था। उस नन्हे फरिश्ते को देखकर धानी की आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं और अपने सीने से लगा लेती है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं ईशानी जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। हम बड़ी माँ जो बन गए हैं। हाँ, अब संभालिए अपनी जिम्मेदारी। पूरे मोहल्ले की बच्ची आप संभालती थी ना, अब इसे भी संभालने की जिम्मेदारी आपकी ही है। मुझे नहीं आता है कुछ करना। आपको करने की जरूरत भी नहीं है। हम है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसका। धानी की तो यही खासियत थी। कभी कोई बात उसके दिल में चुभी भी जाती थी, अकेले में भगवान से शिकायत करके आंसू बहा लेती थी, लेकिन फिर अगले ही पल अपने खुशी में लीन हो जाती थी। माँ नहीं बनी तो क्या हो गया, वो बड़ी माँ तो बन गई है और वो इसी बात में खुश हो जाती है। लाओ, दो तुम्हारे पास रो रहा है। नीरज आते ही धानी के गोद से शरद को लेने लग जाते हैं। आपको इसके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? ये खुद से है हमारी गोदी में। नहीं, देखो देखो, इसका रोने से शक्ल हो रहा है। नीरज नन्हे शरद को देखते हुए बोलता है। कहाँ इनका रोने से शक्ल हो रहा है? अरे पूरे दिन तो ये किसी के गोद में नहीं रहा, सिर्फ मेरे अलावा। हाँ तो वो दिन की बात थी ना, अब ये रात है, अब हटिए। नीरज नन्हे शरद की तरफ देखता है, जो अंगूठा चूसते हुए अपने पैरों की तरफ देख रहा था, जैसे अभी से दोनों के बीच तकरार कराकर उसे मजा आ रहा था। वैसे भी तो वो सबकी गोदी में रोने लगता था, लेकिन अभी नीरज को गलत साबित करने के लिए वो खामोश रह जाता है। खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया। जाओ, तुम भी खा लो। हम घर से खाकर आए थे। आप लोग जाकर सो जाइए, हम हैं ना यहाँ पर। नहीं, मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। अरे समझिए ना, हम हैं ना यहाँ पर। आपके सामने ईशानी जी दूध कैसे पिलाएंगे? कहानी की बात सुनकर नीरज सक आ जाता है। ठीक है, मैं दूसरे रूम में हूँ। कुछ भी जरूरत हो आवाज़ लगा देना। ठीक है। नीरज नन्हे शरद का माथा चूमता हुआ चला जाता है। आप दोनों ऐसे ही बात करते हैं? ईशानी दोनों को देखते हुए सवाल करती है। ऐसे मतलब ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, अच्छा है। चलिए इसे मुझे दीजिए, आप भी सुजाकर सो जाइए। धानी शरद को लेने लग जाती है। नहीं, आप सो जाइए, हम थोड़ी देर से रखते हैं। ठीक है, मुझे नींद भी आ रही है। दवाई के असर से ईशानी को नींद आ रही थी। थोड़ी देर में ईशानी सो जाती है। नन्हे शरद से नन्हे से शरद को निहारती रह जाती है। बच्चा कितना प्यारा होता है ना। देखो कौन आया है, पापा। अतुल बड़ा सा बुके लेकर सुबह 6 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंच गया था। इमरजेंसी लीव पर वो निकल गया था। डिलीवरी के नाम पर उसे छुट्टी मिल गई थी। बाई रोड वो 7 घंटे का सफ़र करके अपने बच्चे को मिलने पहुंच गया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने बेटे को देखना चाहता था। ईशानी जो शरद को दूध पिला रही थी, अतुल की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है। अतुल भी उसे इस तरह से देखकर अकबका कर रह जाता है और जल्दी से पलट जाता है। ईशानी नन्हे शरद को दूर करते हुए अपने कपड़े ठीक करती है। मैं मुड़ सकता हूँ? हाँ।
ईशानी की सहमति मिलने के बाद अतुल मुड़ता है। बुके वहीं टेबल पर रखकर हाथ को सैनिटाइज करके नन्हे सरद उठाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था इतने छोटे से बच्चे को कैसे उठाए। आज से पहले कभी उसने बच्चे को उठाया ही नहीं था। उठाया तो नीरज ने भी नहीं था, लेकिन कभी आराधना तो कभी भावना जी तो कभी धानी, कभी नर्स बच्चों को संभाल कर उसके गोद में रख देती थी। अतुल अपना हाथ पीछे खींचकर स्टूल पर बैठ जाता है। देखो कौन मिलने आया है आपसे, आपके पापा, स्माइल करो। ईशानी उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। ईशानी नन्हे सरद को उठाकर उसे देने लग जाती है। मुझसे नहीं होगा, गिर जाएगा ये। नहीं गिरेगा, ऐसे हाथ करो। ईशानी जैसा कहती है अतुल वैसा ही हाथ करता है। अतुल के गोद में ईशानी नन्हे सरद को रख देती है। एक सुखद अनुभूति का उसे महसूस होता है। बाप बनने की अनुभूति का उसे महसूस होता है। आंखें भीग जाती है। झुककर नन्हे सरद को माथे को चूम लेता है। वेलकम माय लाइफ लिटिल चैम्प। नन्हा सरद भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लग जाता है। अच्छा, तो आप अपने पापा को पहचान गए? नन्हा सरद टिमटिमाते हुए आंखों से उसे देख रहा था, और जिस हाथ से अतुल उसे खिला रहा था उसकी उंगली पकड़ लेता है। ये देखो, ये देखो, इसने मेरा हाथ पकड़ा है। अतुल एक्साइटमेंट में बोलता है, लेकिन ईशानी को देखकर शांत पड़ जाता है। अरे देवर जी, आप कब आए? धानी बाथरूम गई थी। बस भाभी अभी अभी आया रहूँ। थैंक यू सो मच, आपने इसका ख्याल रखा। अरे हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो आप हमें थैंक यू कह रहे हैं। हम चाय लेकर आए आपके लिए? नहीं भाभी, आप क्यों परेशान होगी, मैं जाकर ले आता हूँ ना। अरे नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बातें हैं। आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। रास्ते में थकान हो गई होगी ना। धानी उसके लिए चाय लेने चली जाती है। अतुल नन्हे सरद को खिलाने में व्यस्त हो जाता है। ईशानी कनखी नजरों से उसे देख रही थी। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट पहने हुए अभी भी किसी ऑफिसर की तरह ही लग रहा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जो नन्हे सरद को खिलाने से, चेहरा हिलाने से बिखरते हुए माथे पर आ रहा था। आई लव यू सो मच लिटिल चैम्प। अब पापा और बेबी बहुत मस्ती करेंगे, ओके? अब जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर आपके साथ बहुत सारा गेम खेलेंगे। ना चाहते हुए भी अतुल की बातों पर ईशानी को हंसी आ रही थी। वो उस नवजात बच्चे से इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो कितना समझदार हो, और वो भी टुकुर टुकुर देखते हुए सारी बातें सुन रहा था। अतुल 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था। उससे ज़्यादा की छुट्टी उसे मिली नहीं थी। अभी वो ट्रेनिंग में ही था, इसलिए छुट्टी अलाउड नहीं था। इमरजेंसी लीव ही मिलती थी। एक पल के लिए भी नन्हे सरद को दूर नहीं करता था वो। हर वक्त उसे गोद में उठाए हुए घूमता रहता था। भाई क्या कर रहे हैं आप, मुझे दीजिए। नीरज आते ही नन्हे सरद को अतुल के गोद में से ले लेता है। कुछ नहीं, पिछले 2 घंटे 20 मिनट से तूने रखा हुआ है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे 18 मिनट ही हुआ था। 2 मिनट में तो 20 मिनट हो जाएंगे ना। अब दे इसे, ये मेरे पास आने के लिए रो रहा है। नीरज सरद को लेने लग जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं सुना दे रहा कि ये रो रहा है। देख, मैं बड़ा हूँ, जिद मत कर। नीरज बड़ा होने का रौब जताता है। छोटा हो तो क्या हुआ, मुझे बच्चा उठाने नहीं आता है क्या? दीजिए इसे। और आपको कोई काम धाम नहीं है क्या, 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हाँ, मेरे काम की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल रहा है, अब दे। भाई दिस इज नॉट फेयर, आप हमेशा बड़ा होने का दोष जमा देते हैं। अतुल की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। नीरज नन्हे सरद को अपनी गोद में ले लेता है। तभी वो नन्हा सरद रोने लग जाता है। देखिए, ये आपकी गोदी में रो रहा है, दीजिए मुझे इसे। अतुल वापस नन्हे सरद को ले लेता है, लेकिन नन्हा सरद फिर भी रो रहा था। ये तो तुम्हारी गोद में भी चुप नहीं हो रहा है, दो मुझे।
नीरज लेने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन बीच में से ही धानी ले लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? हम दोनों लड़ रहे हैं और तुम फायदा उठा रही हो। आपके लड़ने के चक्कर में हमारा बच्चा रो रहा है। इसे भूख लगी इसलिए रो रहा है, ना कि आप लोगों के गोद में जाने के लिए। अभी तो 1 घंटे पहले इसने दूध पिया था। हाँ तो 1 घंटे हो चुके हैं ना, दोबारा भूख लग गई। नवजात शिशु को घंटे घंटे दूध पिलाना पड़ता है। तुम्हें बहुत पता है। हाँ क्योंकि हमने बच्चे देख रखे हैं। आप लोगों की तरह नए नए बच्चे नहीं देख रहे हैं जो सब अजूबा लगेगा। अब जाइए, दोनों बाहर जाइए। भाभी 2 मिनट के लिए दीजिए ना। नहीं। दोनों का मुंह बन जाता और दोनों बाहर निकल जाते हैं। दोनों की लड़ाई देखकर सब हंस पड़ते हैं। बड़ों को तो लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि अतुल और नीरज नन्हा शरद को छोड़ ही नहीं रहे थे। हे भगवान, हमारी पुची को किसी की नज़र मत लगाना। तीसरे दिन ईशानी को छुट्टी मिलने वाली थी। 3 दिनों से कोई घर नहीं गया था। सब यहीं पर धरना देकर बैठे हुए थे। आज सब अपना सामान समेट रहे थे। 7 महीने के सबका एक एक पल एक एक युग के बराबर लग रहा था और ये 3 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला था। एक बच्चा ने सबका मन मोह लिया था। वही अतुल भी खामोश सा हो गया था। कल उसे वापस निकलना था, इन सब से दूर जाना था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए इससे बेहतरीन लम्हे को उसे खोना पड़ रहा था। लेकिन अब वो कदम पीछे नहीं ले सकता था। यही सब सोचकर वो ट्रेनिंग पर जाना चाह रहा था। लेकिन ईशानी की घुटन और तकलीफ देखकर वो ट्रेनिंग पर जाने का मन बना देता है। ये तो शायद यहाँ पर रहकर ईशानी के दुखों का कारण ही बनता वो, और उनका रिश्ता और बिगड़ता चला जाता है। चलो, सारा पेपर प्रोसेस पूरा हो गया है। तुम गाड़ी में कंफर्टेबल हो ईशानी कि एम्बुलेंस बुक करें? एम्बुलेंस? ये सब तो उसकी आवाज़ तो उसके जहन में बस गई थी। शरद के साथ आखिरी के 4 घंटे उसने उस एम्बुलेंस में ही तो बिताया था। उसका वो सायरन सी आवाज़ उसे डरावना लगता था। ये एम्बुलेंस की आवाज़ लगती थी कोई अपने को छीन रहा है। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैं गाड़ी में जाना चाहता हूँ। ईशानी एकदम से बोल पड़ती है। सब उसका चेहरा देखते रह जाते हैं। आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी कीजिए, यहाँ से मुझे घुटन महसूस हो रही है। यह हॉस्पिटल का वातावरण उसे शरद की याद दिला रही थी। रात भर तो हॉस्पिटल में ही बिताया था ना। ये महक मन में अजीब सा भरा जा रहा था। वो बस अपने घर जाना चाहती थी। सारी फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद सब घर के लिए निकल जाते हैं। अरविंद जी अच्छा खासा अस्पताल को डोनेशन देकर जाते हैं ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके। धानी ईशानी के साथ ही जाती है, नन्हे शरद को संभालते हुए। टाका लगने की वजह से ईशानी अनकंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पा रही थी, तो बच्चों को गोद में लेकर कैसे बैठती है। आधे घंटे की दूरी थी घर। सब घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सामने का नज़ारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पूरा घर गुब्बारा और फूलों से सजा हुआ था। ये सब किसने किया? धानी तुमने करवाया था क्या? धानी ही सुबह शाम खाना बनाकर सबके लिए लेकर जाती थी। नहीं मम्मी जी, हमने तो नहीं करवाया। लगता है बिंदिया दीदी ने किया है, अतुल अटकलें लगाते हुए बोलता है। हाँ लेकिन बहुत खूबसूरत सजाया है। हमने सोचा ही नहीं था हमारे नन्हे शहजादा को वेलकम अच्छी तरह से होगा। आगे बढ़कर बेल बजा देते हैं। दरवाजा खुलने के साथ ही एक धमाका होता है। सरप्राइज! रिया चिल्लाते हुए बोलती है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वेलकम माय लिटिल चैम्प। रिया को जैसे ही पता चलता कि वो बुआ बन गई है, वैसे ही लंदन से विदा हो जाती है। वैसे तो 2 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन इस खुशी भरे पल को वो ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए निकल जाती है और सबको सरप्राइज देने का मन बनाती है। सुबह पहुंचकर ही सारी तैयारी कर रही थी। बिंदिया से उसे पता लग गया था कि आज छुट्टी मिलने वाली है
और सब घर आने वाले हैं। धानी के जाने के बाद ही रिया आई थी। ईशान खामोशी से पीछे खड़ा पिछले 4 घंटे से वो भी तैयारी में लगा हुआ था। वहीं सब रिया को पहले की तरह हंसते मुस्कुराते हुए देखकर सुकून पाते हैं। आंखों में नमी आ जाती है। क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हैं? मेरा आना पसंद नहीं आया क्या? नहीं मेरा बच्चा, तेरे बिना तो दुनिया अधूरी थी। अरविंद जी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेते हैं। धानी जाओ आरती की थाल लेकर आओ। जी मम्मी जी। लो रिया, और अपने भतीजे का स्वागत करो। आराधना जी आरती की थाल रिया को पकड़ा देती है। रिया नन्हे शहजादे के माथे पर टीका लगाती है। अरे तुम क्यों पीछे खड़े हो, तुम भी सामने आओ ना। अतुल अतुल को आराधना जी ईशानी के बगल में खड़ा कर देती है। तुम भी पापा बने हो। रिया तीनों को आरती करती है, झुककर अपने भाई की परछाई को चूम लेती है। आंखें फिर से गीली हो जाती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो पलटकर देखती है तो नीरज था। भाई, आज भाई होते तो कितना खुश होते ना। क्यों हम सबको छोड़कर चले गए? रिया रोते हुए बोलती है तो नीरज उसे सीने से लगा लेता है। वो जहाँ भी होगा ना, हम सबको देखकर खुशी हो रहा होगा। अब बंद करो रोना, नहीं तो इस बार सच में पागल खाने छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तभी तो भेज रहा हूँ। और कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है ना, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। आई स्वेयर। पागल है क्या? कोई जानबूझकर कुछ ऐसा करता है तो ठीक हो गई, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं इसे ले सकता हूँ? ईशान भी अपने भांजे को देखकर ललचा उठता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए, इस तरह से पकड़िए। धानी नन्हे शरद को उसके मामा के गोद में रख देती है। टुकुर टुकुर ईशान को देख रहा था। देखो ईशानी, ये तो मुझे भी पहचानता है। ईशान खुश होते हुए बोलता है, वो मेरे अलावा किसी को नहीं पहचानता है, सबको ऐसे ही देखता है। नीरज उसे चने के झाड़ पर से उतारते हुए बोलता है, हाँ, आपको जैसे ये नाम लेकर बुलाता है मुझे पहचानता है, बढ़िया है पहचान वाले। धानी नीरज का बहन तोड़ते हुए बोलती है। सब उसकी बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। चलो बेटा, तुम्हारा इतनी देर खड़ा रहना ठीक नहीं है, और अब शरद को भी भूख लग गई होगी। आराधना जी ईशानी को लेकर कमरे में चली जाती है और छोटे से शरद को उसके पास छोड़ आती है। सब अपने घर में आकर सुकून महसूस करते हैं। चाय पानी के साथ बातों का जोल पर जो दौर चल पड़ता है। रिया को भी नॉर्मल देखकर सबको खुशी का ठिकाना नहीं था। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। आप मेरा ट्रांसफ़र वापस मुंबई कर दीजिए। नीरज मोबाइल पर से नज़र हटाकर ईशानी की तरफ देखता है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ सर, मैं वापस मुंबई जाना चाहता हूँ। नहीं भेज सकता हूँ, अब बोलो। नीरज तुम किस तरह से बात कर रहे हो? डैड मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। तू अपना ऑफिस बाहर जाकर खोल, घर में नहीं। शुरुआत इसने किया था, मैं कोई ऑफिशियल मीटिंग के इसके साथ तो नहीं कर रहा था। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी ट्रांसफ़र आप कर दीजिए ना। नहीं कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो फिर मैं कल डिज़ाइन दे रहा हूँ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, भूल गए? नीरज आराम से सोफे पे पसरते हुए बोलता है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? नहीं अंकल जी, मैं बस मुंबई में जॉब करना चाहता हूँ। यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ कैलाश जी भी है, तुम्हारी माँ भी है। इस उम्र में दोनों को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा ना। तुम्हारे अलावा उनके पास है क्या? अरविंद जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अब किसान क्या ही बोलता कि वो रिया से दूरी बनाने के लिए यहाँ से जाना चाहता है,
था। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, बस मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं कर रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप मुझसे? ईशान सीधे-सीधे पूछ ही बैठता है। चाहते हैं आप मुझसे? जो आपने कहा मैंने किया है ना, रिया को ठीक करके वापस ले आया। अब मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है। तो यहाँ कौन-सा तुम्हें घर का काम करवा रहा हूँ मैं तुमसे? कल से ऑफ़िस ही जाना है। मुझे नहीं करना यहाँ के ऑफ़िस में काम। इंसान झुंझला उठता है। ये तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हो गई ना मुझसे गलती, मैं माफ़ी माँगता हूँ। अब मुझे बख्श दीजिए। वो तो नहीं होने वाला है। तो क्या चाहते हैं आप मुझसे? जो शरद चाहता था। मतलब? शरद रिया की ज़िम्मेदारी तुम्हें देकर गया था ना। अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। नीरज की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। सब लगभग इस बात को भूल ही गए थे। नहीं, नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। हाँ भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? रिया अभी भी रोज़ जताती है। अभी भी तुम्हें खुद से फैसला करना है? नहीं भाई। तो फिर खामोश रहो। लेकिन नीरज, ये बात बड़े बड़े करते हैं। किया था अब बड़ों ने बात। नतीजा भूल गए? नीरज की बात सुनकर अरविंद जी शांत हो जाते हैं। चाचू, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, पर तुम दोनों भाई ने फैसला लिया है तो कुछ अच्छा ही लिया होगा। लेकिन सर, मैं तैयार नहीं हूँ। ईशान साफ इनकार कर देता है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरे माथे पर जबरदस्ती फैसला नहीं थोप सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? रिया पसंद नहीं है तुम्हें? अगर वो पसंद नहीं है तुम्हें तो उसकी फोटो लेकर क्यों घूमते थे? नीरज की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। सबसे ज्यादा रिया हैरान होती है। क्या मतलब भाई? ये तो तुम्हें इससे पूछना पड़ेगा ना। प्लीज सर, आप नहीं समझ रहे मेरी बातों को। मैं रिया के काबिल नहीं हूँ। अपना और मेरा स्टेटस तो देखिए। मैं कैसे रिया से शादी करूँ? मैं शरद जी की इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। ईशान साफ इनकार कर देता है। हरन मारे दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। आजकल आप लोग कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं। कहानी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली है। कहानी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू।